हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ स्टडीपुर। लेट्स मेक सम स्टडी पंथी। फ्रेंड्स, मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। हम प्रिपरेशन कर रहे हैं इसमें पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की। तो आइए उससे रिलेटेड हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कि नंबर सिस्टम। तो स्लाइड यहाँ पे आएगी, आप लोग देखिएगा। तो नंबर सिस्टम में क्या होता है, नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। यानी कि जो हम संख्याएं पढ़ते हैं वो क्या है और कैसे हैं, किन चीजों को कौन सी संख्याएं कहते हैं, ये सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है, नंबर सिस्टम में आता है, यानी कि संख्या पद्धति में आता है। तो हम जैसे डेली यूज में सुनते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या या इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सारी संख्याएं क्या होती हैं और इन्हें कैसे कहते हैं, तो ये सारी चीजें हम पता करेंगे पहले। और एग्जाम में हमें क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे 4 ऑप्शन दे दिए, इसमें से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, या इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या है। तो आइए, अब स्लाइड यहाँ पे आएगी, आप लोग देखिएगा। तो स्लाइड लगा दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर की। तो ये इंग्लिश में आ रहा होगा, लेकिन हिंदी में मैं बताता रहूंगा आप लोगों को, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्राकृतिक संख्याएं किसको कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों उसे कहते हैं जिनका यूज हम डेली लाइफ में करते हैं, जैसे कि 5 दर्जन केले लेने जा रहे हैं या 6 पेन मेरे पास है। तो ये सारे नंबर जो संख्याएं हम डेली यूज में कर रहे हैं। कभी हमने किसी नहीं कहा -5 दर्जन केले लेने जाना है, क्योंकि ये नंबर तो है पर इसका यूज हम डेली लाइफ में नहीं कर रहे हैं, मतलब बोलचाल की भाषा में। यानी कि ऐसे नंबर जिससे हम किसी चीज को काउंट कर सकते हैं, ठीक है, यानी किसी चीज गिन सकते हैं, जैसे कि 5, 6, 7 या 8, जैसे, ठीक है, जैसे कि कोई बोल दे कि 8 घर के बाद मेरा घर आता है, ऐसे ऐसे। तो ये सारी चीजें क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती है, और वो कहाँ से होती है, 1 से लेकर अनंत तक जाती है, अनंत यानी कि आगे तक, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं समझ में आ गई। अब आता है होल संख्या यानी कि पूर्ण संख्याएं। तो अगर दोस्तों की पूर्ण संख्याओं को हम कैसे डिनोट करेंगे, प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 ले लिया जाए साथ में, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। तो होल नंबर से यानी कि पूर्ण संख्याएं कैसे होंगी, 0 से लेकर अनंत तक। तो उन संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहा जाएगा। अब फिर अगला संख्या देखते हैं, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। जो सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं और सभी जो निगेटिव संख्याएं होती है, ठीक है, पूर्ण संख्याएं और निगेटिव संख्या क्या कैसी संख्या कहलाती है, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। यानी कि जो पॉइंट के फॉर्म में ना हो, जैसे दशमलव के फॉर्म में ना हो, जैसे कि 3, 4, -8, -20, ये सारी संख्या कैसी है, इंटीजर्स हैं। अगर कोई 3.1 कर दे तो ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो इंटीजर समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट संख्या देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा, इंटीजर के बाद है इवन नंबर यानी कि सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हो, यानी कि जो जिनका 2 से भाग चला जाए, वो संख्या क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं कहलाएंगी। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, 4, 8, 6, 10, 12, यानी कि जितनी भी संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएंगी वो सारी कैसी संख्याएं कहलाएंगी, सम संख्या। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या, ठीक है। तो विषम संख्या उन संख्याओं कहते हैं जिनका कि 2 से भाग नहीं होता है, यानी कि 2 से वो पूरी तरीके से भाज्य नहीं होती है। तो अगर किसी संख्या को 2 से हम डिवाइड नहीं कर सकते तो कैसी संख्या हो जाएंगी, विषम संख्याएं हो जाएंगी। तो विषम संख्या का उदाहरण देखते हैं, 3, 5, 7, 8, इस तरीके से विषम संख्याओं का उदाहरण होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड लगाइएगा, यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कैसे है। नेक्स्ट स्लाइड लग चुकी होगी, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले इसमें आता है रेशनल नंबर्स, ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या। इंग्लिश में है तो मैं हिंदी में बता रहा हूँ। रेशनल नंबर्स होता है, हिंदी में कहा जाता है जिसे परिमेय संख्या। तो ऐसी संख्याएं जिसको p/q, ठीक है, यानी कि p/q के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं, क्या कहलाती है, रेशनल नंबर्स। यहाँ पे कंडीशन है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो स्लाइड में देख रहे हैं कि numbers which can be represented in the form of p/q is called rational numbers where q is not equal to 0, ठीक है। उसके बाद आता है irrational number यानी कि अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं किसको कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिनको कि p/q के फॉर्म में नहीं व्यक्त किया जा सकता, उन्हें क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है। उसका एग्जाम्पल जैसे होता है √3, पाई, √5, ये सारे एग्जांपल्स हैं कैसे, अपरिमेय संख्याओं की, यानी कि इरेशनल नंबर्स की। इनको हम p/q के फॉर्म में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं रियल नंबर्स में। रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं।
तो जितने भी परिमेय संख्याएं होंगी और जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होंगी इन सभी को क्या कहते हैं हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं, यानी कि रियल नंबर्स कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि 3 की, तो ये भी वास्तविक संख्या है, और पाई भी वास्तविक, √3 ये भी वास्तविक संख्या है। तो यानी कि जितने परिमेय और अपरिमेय संख्या है उसे कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर्स हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं किन संख्याओं को कहा जाता है दोस्तों? अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहा जाता है जो एक और अपने सिवा किसी और से विभाजित ना हो, यानी कि एक और खुद के अलावा किसी और से डिविजिबल ना हो, उन्हें क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्याएं। जैसे कि 11, तो 11 कैसे डिवाइड होगा, केवल 1 से होगा या फिर 11 से होगा, तो ये अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स है। उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर्स, यानी कि भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं किन संख्याओं को कहते हैं, जो कि 1 से विभाजित हो, अपने से विभाजित हो, तथा इन दोनों के अलावा किसी एक कम से कम एक और नंबर से क्या हो, डिवाइड हो, यानी कि डिविजिबल हो। तो कैसे की संख्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड बाय सेल्फ एंड लगा, यानी कि और का प्रयोग हुआ है, एट लीस्ट एनी वन अदर नंबर। ठीक है, इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या है। जैसे कि 22 हो गया, 36 हो गया, तो 22 क्या है, 1 से डिवाइड हो रहा है, 22 से है और 11 से, यानी कि ये क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। अब यहां तक समझ में आ रहा है, तो नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे हम। नेक्स्ट स्लाइड लगा दी जाएगी। तो ये हमने पढ़ लिया कि संख्याएं कैसी होती हैं, किन किन प्रकार की संख्याएं होती हैं। अब हम हमारे टॉपिक में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है कि कुछ संख्याएं होती हैं, हमें जैसे कोई एक नंबर दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि क्या ये 5 से विभाज्य है, क्या ये 7 से विभाज्य है, ऐसे ऐसे। तो जो हमारे सिलेबस में है कि ये किन किन चीजों से विभाज्य है, तो वो हम पढ़ लेते हैं एक बार। है लॉज ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। देखिए, अगर हमको कोई नंबर दिया बड़ा सा 7 डिजिट का नंबर हो, यानी 7 अंक का या 8 डिजिट का हो, तो उसको हम कैसे, अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछ देते कि क्या इससे विभाज्य है, तो हमको पूरी तरीके से भाग देना होगा। उसके बाद तो टाइम टेकिंग है। हमको क्या होता है कि एक ट्रिक बता दी जाती है कि इस ट्रिक से तुम्हारा कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। होता तो इजी है कि तुमको भाग देके चेक करना है, लेकिन इससे क्या होता है, ट्रिक से कि हमको इजी वे में सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, यानी कि कोई संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं, इसके द्वारा पता चल जाएगा। ठीक है, तो कितना भी बड़ा नंबर दिया हो, जैसे कि 2, 4 संख्या, 5 संख्या होगा, उनके अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आए, ठीक है, तो कैसी संख्याएं कहलाएंगी, वो कैसे डिविजिबल होंगी, 2 से डिविजिबल होंगी। जैसे एग्जांपल में स्लाइड में दिया होगा आपको 24 और 56। ठीक है, तो ये क्या है, 2 से डिविजिबल है, क्योंकि इनके यूनिट नंबर यानी कि इकाई के क्या है, 4, 6 है। इसी तरह कोई नंबर कितना भी बड़ा नंबर हो, 20 डिजिट का हो या फिर कितने भी डिजिट का नंबर हो, अगर उसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 ये सब नंबर्स आ रहे हैं, तो 2 से डिविजिबल है, 6, 8 तक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है लॉज ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3, यानी कि 3 से विभाजन के नियम। तो हम कैसे पता करेंगे कि कोई दिया हुआ नंबर 3 से विभाजित है कि नहीं है, ठीक है, यदि 3 से भाग जा रहा है कि नहीं, तो क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया होगा, ठीक है, उनके प्रत्येक अंकों को क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। ठीक, और उनको क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे। अगर उनका योग 3 से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या 130 3 से डिविजिबल है, इनके अंकों को जोड़ते हैं। जैसे 1 एक डिजिट है, 2 + 3, सारे अंकों को जोड़ दिया, कितना आएगा, 6 3 से डिविजिबल है, यानी कि 3 × 6, तो ये क्या होगा, इसलिए 123 क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा। इसी तरह से बड़ी संख्याओं का हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, स्लाइड में दिया हुआ है लॉज ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4, यानी कि 4 से विभाजन के नियम। तो 4 से विभाजन के नियम क्या है कि एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ देयर यूनिट डिजिट एंड डबल डिजिट। ठीक है, कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या दी हो, उनके 2 अंकों को पकड़ना है हमको, यानी इकाई का अंक और दहाई का अंक। ठीक है, अगर इकाई और दहाई का अंक 4 से डिविजिबल है, यानी कि जैसे 132 दिया हुआ है, तो इकाई का अंक हो गया 2 और दहाई का अंक हो गया 3, तो यानी कि ये अगर 32 4 से डिविजिबल होगा, तो 132 भी 4 से डिविजिबल होगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल, जैसे 4004 है, तो इकाई का अंक 4 है और दहाई का अंक 0,
तो क्या होगा, 4 से डिविजिबल हो रहा है, तो ये 4 से डिविजिबल होगा, 4004। अब नेक्स्ट देखते हैं लॉज ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5। तो अगर किसी भी नंबर का यानी कि 5 से विभाजन के नियम है, तो 5 से विभाजन के नियम में क्या कहते हैं कि किसी भी नंबर का यदि यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, तो 5 से विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, कैसे, एग्जांपल एक देख लेते हैं। 25 दिया हुआ हो या 300 या 4285, सारे एग्जांपल में आप देखोगे लास्ट का डिजिट कैसे है, 5 0 या फिर 5 है, तो 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो हमने विभाजकता के अब नियम देख लिए हैं। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये सारे खत्म हो गए। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके स्लाइड में आएंगे, स्लाइड आ रही होगी, उसमें दिया हुआ है कि 1 + 2 + 3 यानी कि 1 से लेकर n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसका फार्मूला आपके सामने आ रहा होगा, n + 1/2। आप लोग इसको बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। नेक्स्ट जो फार्मूला है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है, तो होता है n + 1 2n + 1/6। और उसके बाद तीसरा जो फार्मूला है कि 1³ + 2³ + 3, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होता है, तो क्या होता है n + 1 का होल स्क्वायर बाय 4। तो ये स्लाइड आपके सामने आ रही होगी, ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक में पास चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी यानी जिसे कि इंग्लिश में अरिथमेटिक सीरीज या प्रोग्रेशन कहा जाता है। समांतर श्रेणी सबसे पहले जानेंगे पता किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी श्रेणी जिसमें कि दो क्रमागत पद यानी कि जो एक पद है उसके साथ लगा हुआ पद का अंतर सदैव समान होता है, ऐसी श्रेणी कैसे कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे कि देखते हैं 2 4 6 8 10। ठीक है, ये एक सीरीज दी हुई है। तो समांतर सीरीज यानी कि अरिथमेटिक सीरीज ऐसी सीरीज होती है जिसमें दो क्रमागत पद। अब क्रमागत पद किसे कहते हैं, क्रमागत पद मतलब कि कोई पद हो और उसके बाद वाला पद या पहले वाला पद। तो जैसे 2 और 4 एक क्रमागत पद हो गए। ठीक है, 4 और 6 ये भी एक क्रमागत पद हो गए, या 6 और 8 एक क्रमागत पद है, या 8 और 10 एक क्रमागत पद हो। ठीक है, तो दो क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान हो, इनका अंतर निकालो, 4 में से 2 2, इनका अंतर भी 2, इनका भी 2, इनका भी 2, यानी कि दो क्रमागत पदों का अंतर यदि सदैव समान है तो कैसी सीरीज कहलाएंगी, अरिथमेटिक सीरीज या समांतर सीरीज कहलाती है, यानी समांतर सीरीज कहलाती है। यहां पे लिख देते हैं हम दो क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान होता है। ठीक है, समांतर सीरीज में। इसको एक जनरल फॉर्म ऐसे लिख देते हैं, ए यानी कि एक पद अगला पद उससे a + d, a + 2d, a + 3d, ऐसे ऐसे करके n पद तक है। ठीक है, पहला पद यानी कि फर्स्ट टर्म में ये है पहला पद, जो क्रमागत पदों का अंतर होगा उसे क्या कहेंगे, सार्वंतर, यानी कि डी। सार्वंतर किसे कहेंगे, जो क्रमागत पदों का अंतर क्या कहलाएगा, सार्वंतर। इसे हम डिनोट करेंगे डी से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पद, और सार्वंतर पद डिनोट करेंगे। अब यदि हमें इसमें से कोई पूछ ले कि किसी सीरीज का, किसी समांतर श्रेणी का n वां पद कौन सा होगा, तो n वां पद यानी कि nth टर्म, a + n - 1
इंटू डी। ठीक है, ये एक फार्मूला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पे ए क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा, कोई सीरीज दी उसका पहला पद ए, और सर्वांतर पता कर लेंगे क्रमागत पदों के अंतर से, तो ये डी हो गया। और यंत्र टर्म यानी कि जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगी किसी सीरीज कोई दी हुई, कोई श्रेणी दी हुई समांतर श्रेणी, उसमें पूछा जाएगा कि 13वां पद ज्ञात कीजिए या 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो यन बराबर वो पद हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा इसमें क्वेश्चन आता है कि यन पदों का योग, ठीक है, समांतर श्रेणी के ठीक है, यन पदों का योग, इसे डिनोट करते हैं एस एन। ठीक है, तो एस एन का मतलब क्या हो जाएगा, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये एन पदों का योग हो जाएगा, ये टू ए है। इसको और कैसे लिख सकते हैं, यन क्या है कि जितने उस सीरीज में जितने टर्म होंगे, जैसे कि कोई 10 पद है या 5 पद है, जैसे कि हम लिख सकते हैं 2 4 6। ठीक है, तो इस सीरीज, ये एक सीरीज है, इसमें कितने टर्म है, 1 2 3, यानी कि 3 पद है, तो यन वो पदों की संख्या रहेगी, डी सर्वांतर रहेगा, और ए पहला पद यानी कि 2, जैसे ये एग्जाम्पल में है। इसको मैं एक और तरीके से लिख सकते हैं, एन बाई टू, ये हो जाएगा ए, 2 ए है तो ए प्लस ए, 2 बार ए लिख सकते हैं, प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे हमें एनवा पद का योग का फार्मूला मिल जाता है, जो कि ये है, ध्यान से देखिएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको कह सकते हैं एनवा पद है, यानी कि एनवा पद ही लास्ट पद होगा, यानी कि लास्ट टर्म होगा, तो एन बाई टू ए प्लस एल, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे यह क्या होगा, अंतिम पद होगा। तो अगर मैं क्वेश्चन में अंतिम पद और पहला पद दिया हो और पदों की संख्या ज्ञात हो, तब भी हम निकाल सकते हैं समांतर श्रेणी के यन पदों का योगफल, और हमें समांतर पता हो, सब पदों की संख्या और पहला पद पता हो, तब भी निकाल सकते हैं। तो ये 2 फार्मूला हो जाएंगे आपके यन पदों के योगफल के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, एक और देख लेते हैं इसमें। अगर कोई आपसे पूछे कि समांतर माध्य, ठीक है, समांतर माध्य ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब उसके बाद समांतर श्रेणी में 2 ही फॉर्मूला मेन इंपॉर्टेंट है, एक तो ये, दूसरा यन पदों का योगफल और समांतर माध्य। उसके बाद हम पढ़ते हैं गुणोत्तर श्रेणी, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं गुणोत्तर श्रेणी, यानी कि ज्योमेट्रिक सीरीज। गुणोत्तर श्रेणी ऐसी श्रेणी होती है जिनके 2 क्रमागत पदों का अनुपात सदैव समान होता है, यानी कि 2 क्रमागत पदों का अनुपात सदैव समान होता है। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 4 8 16 32, ये एक श्रेणी दी हुई है, हमें पता करना है कि कौन सी श्रेणी है। तो सबसे पहले अगर घटा के देख लेंगे, ये 2, इसका अंतर है, इसका अंतर है 6, यानी कि इनका अंतर तो कभी समान नहीं आ रहा, यानी कि ये समांतर श्रेणी नहीं हो सकती। अब हम इसमें चेक करते हैं कि ये गुणोत्तर श्रेणी है कि नहीं है।
इनमें भाग देंगे ये भी 2 आएगा, इनमें भाग देंगे ये भी 2 आएगा, इनमें भाग देंगे ये भी 2 आएगा, इनमें भाग देंगे तो 2 आएगा, यानी कि एक ऐसी श्रेणी है गुणोत्तर श्रेणी है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, ए आर स्क्वायर ऐसे करके टीएन पदों तक, ठीक है। अब ये गुणोत्तर श्रेणी हो गई। गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद कौन सा होता है, यानी कि nth टर्म ए आर के पावर n-1, ठीक है। यहां पे क्या है, ए इसका पहला पद है, प्रथम पद, आर सार्व अनुपात, ठीक है। जो हमें भाग देने पे बराबर में संख्या प्राप्त हो रही है हम कहते हैं सार्व अनुपात और डिनोट करते हैं आर से। उसके बाद एन पदों की संख्या, ठीक है। जैसे कि पदों की संख्या 4 पद दी हो, 5 पद या 10 पद, तो वो भी पदों की संख्या, ठीक है। तो nवां पद पता चल गया। अब हम ये देखते हैं n पदों का योगफल, गुणोत्तर श्रेणी में n पदों का योग। इसमें 2 कंडीशन बनती हैं। कंडीशन 1, अगर ये जो सार अनुपात है वो 1 से छोटा हो, यानी कि इफ r इज लेस देन 1, देन क्या होगा, ये पदों का योग Sn इक्वल टू a 1 माइनस r के पावर n और 1 माइनस r, ठीक है। Sn a1 माइनस r के पावर n अपॉन 1 माइनस r, या अगर r का मान 1 से कम होगा, जैसे कि 0.4 हो, 0.6 जो भी हो। कंडीशन दूसरी बनती है कंडीशन सेकेंड है, इफ r इज ग्रेटर देन 1, यदि r का मान 1 से ज्यादा है, ठीक है। तो कैसे बनेगा, ऐसा यानी कि n पदों का योग a r के पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस r, ठीक है। अगर अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है कि अनंत पदों का योगफल हमें पता करने के लिए पूछता है। तो अनंत पदों का योगफल कैसे पता करते हैं, अगर r का मान 1 से छोटा है तब तो अनंत पदों के योगफल के लिए फार्मूला होता है, जो कि क्या है, ये अनंत पदों का योगफल का फार्मूला हो गया a अपॉन 1 माइनस r, ठीक है। n की जगह पे अनंत रख देंगे, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, r अनंत हो जाएगी, जो भी है 1 अपॉन 1 a अपॉन 1 माइनस r। लेकिन अगर इस कंडीशन में अनंत पदों का योगफल पूछता है, तो अगर r का मान 1 से ज्यादा है तो अनंत पदों का योगफल कितना होगा, अनंत तक होगा। इसमें एक और फार्मूला होता है गुणोत्तर माध्य का। तो गुणोत्तर माध्य कैसे निकालते हैं, अंडर रूट AB, ठीक है। ये होता है गुणोत्तर माध्य का फार्मूला। तो गुणोत्तर श्रेणी में इतनी सारी चीजें थी। अब संख्या पद्धति में जो थ्योरी वाला पार्ट था, यानी कि जो हमें पढ़ना था वो पढ़ चुके हैं। अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, उससे क्वेश्चंस पढ़ने से पहले हम एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं कि यदि कोई क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन कैसे रहे, जैसे ये क्वेश्चन है 25,903 के पावर
628, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पूछा जाए कि इकाई कंक ज्ञात करो, ठीक है, में इकाई कंक ज्ञात करो। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले एक नोट बना के लिख लेना, प्रत्येक 4 चरणों बाद इकाई के अंक की पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैसे ज्ञात करेंगे इसको? अगर कोई जैसे छोटा मोटा दे दिया जाए, जैसे कि कुछ के जैसे 28 के पावर 2 या 3 दे दिया जाए, तो हम ये जो इसका यूनिट नंबर है इसको 2 या 3 बार गुणा करके देख लेंगे, उसमें जो यूनिट का नंबर होगा वही इसमें इकाई का अंक होगा, यानी कि उसमें जो इकाई का अंक होगा वही इसमें इकाई का अंक होगा। तो लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या दे दी जाए और उसके पावर बहुत ज्यादा दी जाए, उसकी घात 600, 700 या 1000 कितनी भी दे दी जाए, तो आप कितनी बार गुणा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक नोट है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं कि क्या है, इसे लिखने का मतलब क्या है। यानी कि अगर किसी संख्या को उसी संख्या से 4 बार गुणा किया जाए तो ये जो इकाई में अंक है वही 4 बार गुणा करने के बाद इकाई का अंक होगा। जैसे कि अगर हम 32 को 4 बार गुणा करेंगे तो इकाई का अंक को पता करना है, तो इकाई का अंक पहले ले लेते हैं, 2 गुणे 2 यानी 4, फिर 4 गुणे 2 यानी कि 8, 8 गुणे 2 16, ठीक है। 2 गुणे 2 4, 2 फिर 16, ठीक है, और 16 गुणे 2 यानी कि 32। तो ये 4 बार गुणा करने के बाद फिर इकाई का अंक कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। उस तरीके से अब हम ये देखते हैं कि ये कैसा सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि 4 बार गुणा कर रहे हैं तो इकाई का अंक वही है, यानी कि 4 से इसमें जितनी बार डिवाइड हो जाएगा वो छोड़ के जितना रिमेनिंग बच रहा है, क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमेनिंग या तो 1 या तो 2 या तो 3 बचेगा, या तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो जितना भी रिमेनिंग बच रहा है उसको पता कर लेंगे और उसमें वो पहले वाला फार्मूला लगा लेंगे, यानी कि गुणा करके पता कर लेंगे। जैसे कि 628 है, इसमें 4 का भाग दे दिए, ये पूरी तरीके से कैंसिल हो गया, यानी कि इसमें जो इकाई का अंक होगा यही होगा, क्या होगा? 3 होगा। अगर यहाँ पे 429 रहता है तो एक शेष बचता है, तो एक शेष बचता है तब भी क्या होता है? यही होता है, ठीक है, यानी 313। अगर 2 शेष बचता है कितना होता है? 3 का स्क्वायर कर दे कितना? 9, यानी कि 3 3 9। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब आता है क्वेश्चंस जो कि हमको करना है, क्वेश्चंस की बारी आ जाती है। आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1 से 50 तक की संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो, ठीक है। प्राकृतिक संख्या यानी 1 से लेके 1 2 3 4 5 10 50, अगर पूरी इतनी है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमने फार्मूला पढ़ा था कि 1 से लेके n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग n प्लस 1/2, वही फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे। हमें पता करना है 1 से 50 तक का, तो ये हो जाएगा n, यानी कि अंतिम पद n 50, ठीक है। फार्मूला होता है n प्लस 1/2, तो इसे हम कैसे लिख लेंगे? 50 प्लस 1/2, ठीक है। ये हो जाएगा 25 गुणे 51, तो ये 51 और 25 का गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 1275, ठीक है। इतना आंसर आया हुआ है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी तरीके का एक और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है?
क्वेश्चन दिया हुआ है इफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर तक है ये, और दिया हुआ है एक्स प्लस 1 2x प्लस 1 बाई 6, ठीक है। तो इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करना है। तो ये हमारा अंतिम पद हो यानी कि x हो गया। हमें फॉर्मूला पता है कि 1 से लेके n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। n की वैल्यू रख देंगे 19 प्लस 1 20 और 2n यानी कि 38 प्लस 39। ये कैसे हो जाएगा 19 गुणे 20 गुणे 39 भागे में 6, ये काट देते हैं 19 और गुणे 130, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका 2470। 19 और 130 गुणा करोगे तो आंसर आएगा 2470। इस तरीके भी क्वेश्चन आएंगे जो कि आप लोगों को फार्मूला पहले बता दिया जा चुका है स्लाइड में, उस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सॉल्व करना है। 1.2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/3.4 प्लस 1/n प्लस 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, इसे शॉर्ट फॉर्म में लेके आना है। कैसे लेके आते हैं देखते हैं। हम ऐसा लिखा हुआ है, इसको कैसे लिख सकते हैं 2 - 1 1 × 2 3 - 2 2 × 3 4 - 3 3 × 4, ये प्लस ऐसे सेम जाएगा n प्लस 1 माइनस n अपॉन n प्लस 1, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं अलग अलग कर लेते हैं। जैसे ये 2/1.2, तो ये 1 × 2 पॉइंट नहीं 1 × 2 है 1/1 × 2, ऐसे करके हम इसको क्या कर लेते हैं अलग अलग कर लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये बचता है 1, ये बचता है 1/2, ये 3 से डिवाइड हो जाता है, बचता है 1/2, ये बचता है 1/3, यहाँ से बचता है 1/3, यहाँ से बचता है 1/4। इस तरीके से जाके यहाँ पे क्या बचता है 1/n माइनस 1/n प्लस 1, ठीक है। तो ये हम यहाँ से कैंसिल करते हुए आएंगे, -1/2 से +1/2। इसी तरीके से ये भी कैंसिल होगा किसी से, ये लास्ट तक यहाँ तक आगे कैंसिल होगा, ठीक है। उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा ये बचेगा यहाँ से 1 और यहाँ से -1/n प्लस 1, ये रिमेनिंग बचेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ये आ गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर इस तरीके से बड़ा सा क्वेश्चन है तो डरने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल इजी सा होगा और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 100 से 1000 तक की या 500 तक की मान लेते हैं, 500 तक की 5 से विभाज्य सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 100 ले लेंगे, ये
5 से विभाज्य है और तक की पूछे, यानी कि 100 भी रहेगा और 500 भी रहेगा। अगर इनके बीच की पूछता है तो 100 और 500 घटा के 105, 110 यहाँ से स्टार्ट करते हैं और 495 तक लेके जाते हैं। लेकिन अगर 100 से 500 तक की पूछ रहा है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। कैसे सॉल्व करेंगे, 100 को ले लेंगे, उसके बाद कौन सी संख्या है जो 5 से विभाजित होगी, 105, ठीक है, उसके बाद 110, ऐसे कर करके ये 1500 तक जाएगी, ठीक है, क्योंकि 500 में 5 से विभाज्य है। तो कहीं ये हमारी समांतर श्रेणी तो नहीं बन रही है, बिल्कुल बन रही है, क्योंकि ये इनका समांतर कितना है, 5 है। देखो 105 में से 100 घटाओगे 5 आएगा, 110 में से 105 घटाओगे 5 आएगा। तो प्रथम पद यानी कि a मान लेते हैं 100 और समांतर यानी कि b मान लेते हैं 5। अब हम ये पता करते हैं कि 100 से लेकर 500 तक में श्रेणी में कितने पद हैं, ठीक है। तो अगर हम यनवा पद 500 मान लेते हैं तो tn फॉर्मूला जो किया है यनवा पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का यनवा पद 500, तो ये 500 बराबर a का मान 100 प्लस n माइनस 1 और d का मान 500, ये हो जाएगा 500 बराबर 100 प्लस 5n माइनस 5, ये इधर आएगा 400 और 5n माइनस 5, तो ये 405 बराबर 5n। n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 81, ठीक है, n की वैल्यू यहाँ से आएगी 81। अब हमें क्या करना है, n फाइंड हो गया कि कितने टर्म इसमें है। अब हमें इसे क्या करना है कि योग वाले फार्मूले में अप्लाई कर देना है। तो समांतर श्रेणी की n पदों का योग कितना होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है समांतर श्रेणी की n पदों का योग का फार्मूला। इसमें n की वैल्यू पुट करते हैं 81/2 2a का मान कितना है 100 प्लस n का मान कितना है 81 माइनस 1 और d का मान 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 81/2 इंटू 200 प्लस 80 गुणे 5 400, हो जाएगा 81/2 इंटू 600, तो ये कट जाएगा 300 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, 300 को 81 से गुणा कर देंगे, तो 24,300, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम हमारा आज खत्म हो चुका है। अब इस पे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिए और टॉपिक को भी देख लिया है। अब जब हमारा सारा टॉपिक कवर हो जाएगा तब हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखिए और एंड तक देखिए, ताकि आपको फीडबैक देने में आसानी हो, आपके एग्जाम को क्लियर करने में भी इससे आसानी मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।